दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका फ्रांसीसी क्रांति का अंतिम भाग यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो हम तीसरा भाग देखेंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो वीडियो होगी ये आपकी तथ्यात्मक वीडियो होगी, यानी आपकी प्री का एग्ज़ाम यानी आपका वनडे एग्ज़ाम है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे वो उन 2 पार्ट को कंप्लीट कर लेना, तभी आपके तथ्य दिमाग में रहेंगे और आपको वो दोनों को लिंक करते हुए तीसरे से पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको 2 पार्ट ढंग से समझाए हैं, ठीक है। आज आपको जो घर पे काम करना होगा, आपको राज्यपाल वाला जो टॉपिक है वो आपने कंप्लीट कर लिया अगर होगा, अगर कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आपको राज्यपाल वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट करना होगा, राज्य व्यवस्था का या संविधान का। और कंप्यूटर के अंदर आपको जितना लिखा है अभी तक उसको टोटल आज क्या करोगे, रिवाइज करोगे। जो लोग भी मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे मैंने एक नई इनिशिएटिव शुरू की है, उसमें मैं आपको वॉइस मैसेज भेजता हूँ और वॉइस मैसेज के माध्यम से कोई ना कोई टॉपिक कराता हूँ जो कि 10 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाना। जिसके पास टेलीग्राम का लिंक नहीं है वो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @study with योगेश, या अगर नहीं मिलता है टेलीग्राम का लिंक तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वो ओपन नहीं होता है तो उसको बार बार आप रिलोड करेंगे, यानी रिलोड करने को कहेगा तो एक न एक बार आपका वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। देखिए हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति का अंतिम भाग, जो कि टोटली फैक्ट आधारित होगा यानी फैक्चुअल होगा। पहला इसमें क्वेश्चन आपको लिखना है बास्तिल का पतन, यानी जो बास्तिल का पतन हुआ था वो हुआ था 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। बास्तिल का पतन कब हुआ था? बास्तिल का पतन ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को। अब बास्तिल क्या था? एक जेल खाना था, ठीक है। ये मैं पहले की 2 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको, ये आपको आना चाहिए। इसी वजह से 14 जुलाई को फ्रांस का क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अब इनकी जो क्रांति हुई थी 1789 में क्रांति शुरू हुई थी। क्रांति की शुरुआत लिख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी ये सब बता चुका हूँ, ठीक। 1789 से इसकी क्रांति की शुरुआत हुई थी और ये हुई किसके समय से थी? ये आपका था लुई 14वां। कौन था? लुई 14, वहाँ का जो शासक था उस टाइम उसका नाम था लुई 14, लुई 14वां। लुई 14वां यहाँ का क्या था? शासक था जब क्रांति की इनकी शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका शासक पूछा जा सकता है कि कौन उस टाइम शासक था। क्रांति जिस टाइम यहाँ हुई थी 1789 में, लुई 14वां। लुई 14वां एक प्रकार का तानाशाह शासक था जिसका जन्म अपने आप में कब हुआ था? मतलब इसका जन्म हुआ था लुई 14वां 1774 में हुआ था, जो कि ब्रूनो राजवंश का था। क्या था? 1774 में इसका जन्म हुआ था। 1774 में इसका जन्म लिख लीजिए। और 21 राजवंश का था? ब्रूनो राजवंश का, ब्रूनो राजवंश का था, ठीक है। ब्रूनो राजवंश का था। 1789 में इसका क्या हुआ था? जन्म, मतलब 1774 में इसका जन्म हुआ था। इसके अलावा देखिए जो लुई 14वां था बाद में तानाशाही कर रहा था, तानाशाह शासक था, और इसको एक बार अंत में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई, यानी इसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसको फांसी कब दी गई थी? वो दी गई थी 21 जनवरी 1793 को, ठीक है। तो इसको फांसी की सजा कब मिली थी? 21 जनवरी 1793 को, 1 जनवरी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के फैक्ट हैं 1793 को, यानी 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी की सजा दे दी गई। और ये कहाँ दी गई थी? उसका नाम था प्लेस डी कार्नकार्ड। इसको नाम लिख लीजिए किस जगह पे दी गई थी? प्लेस डी कार्नकार्ड, ठीक है। प्लेस डी कार्नकार्ड में इसको क्या दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई थी? 21 जनवरी 1793 को, लुई 14वें को। तो ये लुई 14वें के बारे में हो गए। इसके अलावा इस टाइम पे जब फ्रांस की क्रांति होती थी यहाँ पे एक मुद्रा चलती थी जिसका नाम था लिवरे। तो अगर पूछता है उस दौरान कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? लिवरे नामक। लिवरे क्या है अगर पूछता है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, तो लिवरे इनकी क्या थी? मुद्रा थी, जिसको मतलब बाद में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। 1794 में इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, यानी समाप्त होगी। 1794 में इसको बंद कर दिया गया इस मुद्रा को। लिवरे क्या है? मुद्रा है। अब वहाँ पे टैक्स सिस्टम भी पता है आपको। तो 2 प्रकार के कर जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से भी कोट किए हुए हैं। एक का नाम है टाइद और दूसरे का है टाइल। टाइद जो था वो धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा लिया जाता था। वो कृषि उपज का 1/10वां हिस्सा हुआ करता था, जबकि टाइल नाम का कर एक डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था जो कि उत्पादक पे लगता था। तो टाइद लिख लीजिए, टाइद। टाइद क्या था? इस क्रांति के दौरान एक कर था। क्या था? कर था। और ये कर कौन लेता था? चर्च द्वारा।
और किससे लिया जाता था? कृषि उपज का 1/10, कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था, ठीक है, 1/10 होता था टाइल। और साथ ही साथ एक और अन्य कर था, उसका नाम था टाइल। टाइल भी एक कर था जो कि क्या था? प्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, प्रत्यक्ष कर। क्योंकि टैक्स का भी बहुत बड़ा रोल था वहाँ क्रांति को लाने में, कि किससे टैक्स लिया जाए किससे नहीं लिया जाए, टाइल और टाइल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ किताबें भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी, उसमें एक मैंने आपको बताया था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक समझौता, यानी सामाजिक अनुबंध जिसको कहते हैं। तो अगर आपसे पूछता है किसकी है? रूसो की। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। सामाजिक समझौता नामक प्रसिद्ध बहुत फेमस बुक है, सामाजिक समझौता। किसकी है सामाजिक समझौता? रूसो की है। और ब्रैकेट में लिख लीजिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कि अनुबंध लिखा हो समझौते की जगह, तो सामाजिक समझौता किसकी है? रूसो की है। और इसको आपसे हो सकता है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से पूछा जाए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सामाजिक समझौता किसकी है? रूसो की। और इसको बोलते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पता होना चाहिए आपको, सामाजिक समझौता। और एक साथ ही एक अन्य बुक है, उसका नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ये किसकी है? जॉन लॉक की है, ठीक है। टू ट्रीटाइजेज, ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है। ये किसकी है? जॉन लॉक की। ये भी एक बहुत फेमस बुक है। ये किसकी है? लॉक की, जॉन लॉक की बुक है। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी है पूछता है, तो आप बताओगे जॉन लॉक की है, ठीक है। तो सामाजिक समझौता और ये इतने हो गए। अब देखिए यहाँ पे इनका जो संविधान लागू होता है पहले, वो 1791 में होता है। मैं आपको सब बता चुका हूँ। तो इसका जिस टाइम संविधान लागू होता है, उसमें नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र होता है, नागरिकों के अधिकारों के लिए घोषणा पत्र जारी किया जाता है। तो फ्रांस से ऐसा करने वाला है, लगभग स्टार्टिंग के देशों में से था, जिसने अन्य देशों ने भी वो सब सीखा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखें, 1791 में इसका संविधान लागू होता है, जो पहला संविधान था, ठीक है। उस टाइम सुधार वगैरह हो रहे थे, मैंने आपको बताया था। उस समय क्या घोषणा की गई थी? पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी 1791। 1791 में जब इसका पहले संविधान लागू हुआ, तो उसी में किस चीज़ की घोषणा की थी? पुरुष व नागरिक अधिकारों की घोषणा, पुरुष व नागरिक अधिकारों, महिलाओं के लिए कोई ज़्यादा अधिकार नहीं थे इसमें। नागरिक अधिकारों की घोषणा, नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कीजिए, नागरिकों के अधिकार की घोषणा की गई थी, अधिकार की घोषणा हुई थी इसमें, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1791 में पुरुष व नागरिकों के अधिकार की घोषणा इसने की थी, फ्रांस ने, तो 1791 में। अब देखिए मैंने आपको कल इनका एक बताया था, युद्ध गीत बताया था, जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना। उसका नाम था क्या? मार्सिलेस। मार्सिलेस की रचना अगर आपसे पूछता है तो बता देना राजेट डी लाइल ने, ठीक है। मार्सिलेस लिखो, मार्सिलेज या मार्सिलेस। मार्सिलेस क्या है इनका? पहले कल बताया था मैंने, राष्ट्रीय गीत हो गया, ठीक है। उस टाइम क्या था? ये युद्ध गीत था, इसी क्रांति की देन थी, राष्ट्रीय गीत है। उस टाइम इसका क्या था? जब युद्ध मतलब क्रांति चल रही थी, उस टाइम पे युद्ध गीत हुआ करता था। और इसकी रचना किसने की अगर ये पूछता, मार्सिलेस नामक जगह पे सबसे पहले गाया गया था, संभवतः इसी वजह से इसका नाम मार्सिलेस या मार्सिलेस पड़ा था। और इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? राजेट डी लाइल ने, ठीक है। राजेट डी लाइल इसके कौन थे? रचनाकार थे। हो सकता है कि कभी ये पूछ दे कि मार्सिलेस किस देश का राष्ट्रीय गीत है, वहां ये आप लोगों को लगेगा यार इसने क्या क्वेश्चन पूछ दिया और कहां से उठा दिया, जीएस में ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगा, ऐसा लगता है वहां पे। तो आप लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से उसका जन्म हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन इस टाइप की पूछता है। राजेट डी लाइल ने इसकी क्या की थी? राजेट डी लाइल ने इसकी रचना की थी, ठीक है। तो ये युद्ध गीत था इसका, मार्सिलेस। अब देखिए यहाँ पे एक जैकोबियन शासन था। जैकोबियन शासन का आपका जो नेता था वो रॉब्सपियर है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैकोबियन शासन का जो तानाशाह था वो रॉब्सपियर था। और जैकोबियन शासन को एक अन्य नाम से जाना जाता था, उसका नाम था सौकुलात। तो सौकुलात का अर्थ बताता हूँ, ठीक है। जैकोबियन को अन्य किस नाम से जाना जाता था? जैकोबियन जो होते थे इनको अन्य किस नाम से जाना जाता था? सौकुलात, सौकुलात। अब जो ये 100 कुलात है, कुलात का मतलब क्या होता था? 100 कुलात का मतलब बिना घुटने वाले। अभी बताता हूं। तो इसका अर्थ क्या होता था? देखो, बिना घुटने वाले।
अब आप कहोगे सर ये बिना घुटने वाले 100 कुलात का मतलब क्या है। इसमें हुआ क्या था, जैकोबियन में सामान्यतः किस प्रकार के लोग थे, लोअर क्लास के लोग थे, यानी जो निम्न वर्ग के लोग थे वो शामिल थे इसमें ज्यादातर जैकोबियन में। तो जो मध्यम वर्ग था, जो हायर क्लास था, वो अपने आप को निम्न वर्ग से अलग दिखाने के लिए एक खास प्रकार के कपड़े पहनते थे जो उनके जांघों तक होता था, यानी जो उनके घुटनों तक होता था, यानी एक प्रकार की कैफरी टाइप की समझ लीजिए आप, वो उस टाइप के कपड़े पहनते थे। तो जैकोबियनों ने क्या किया, जब अपना शासन स्थापित किया, खुद को उनसे अलग दिखाने के लिए एक अलग प्रकार की उन्होंने ड्रेस पहनी थी, उसको बोला गया था कुलात। यानी 100 कुलात का मतलब होता है जो बिना घुटने वाले, यानी वो पूरा कपड़ा होता था, पूरे पैर ढके रहते थे। तो उन्होंने इसके लिए एक संकेत दिया कि अब तुम्हारा शासन नहीं है, किसके लिए, मध्यम वर्ग या दूसरे वर्ग के लिए, अब हमारा शासन है, और वो हम जो कपड़े पहनने हो तुम्हें सेपरेट दिखा रहे हैं तुमसे अपने आप को, इसीलिए इसको बोला जाता है 100 कुलात। ये जैकोबियन का अन्य नाम भी हुआ करता था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। ठीक है, अब फ्रांसीसी क्रांति में होता क्या है, महिलाओं को सामान्यतः ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए होते। जो नागरिक अधिकारों का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था 1791 में, उसमें महिलाओं को बहुत कम अधिकार थे। उसमें एक महिला का नाम आता है, उसका नाम था ओलंब दे गूंज। ठीक है, क्रांतिकारी महिला थी, इसका नाम था ओलंब दे गूंज, क्रांतिकारी महिला, ओलंब दे गूंज, ओलंब दे गूंज इसका नाम हुआ था, ओलंब दे गूंज। ठीक है, इसका नाम हुआ करता था ओलंब दे गूंज। ये क्या थी, एक प्रकार की वहां क्रांतिकारी महिला थी। बाद में इसने एक मतलब ये क्रांतिकारी महिला थी, इस क्रांति के दौरान इसने भी एक प्रकार का महिलाओं के अधिकारों के लिए घोषणा पत्र बनवाया था, लेकिन इसको नहीं स्वीकार किया गया था और बाद में इसको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ओलंब दे गूंज कौन थी, वहां पे एक क्रांतिकारी महिला थी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। अब देखिए, हर किसी देश में दास थे उस टाइम। दास क्यों, चाय बागान वगैरह अलग अलग बागानों में काम करने के लिए दास लेके आते थे। तो इसने पहले 1794 में जब दास प्रथा का उन्मूलन किया, पहले दास प्रथा समाप्त कब की इसने, पहले फ्रांस ने 1794 में, लेकिन नेपोलियन ने पुनः शुरू कर दिया 1804 में। 1804 में नेपोलियन ने फिर से नेपोलियन ने पुनः इसको क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, और बाद में फाइनली जो 1838 में दास प्रथा अंतिम रूप से समाप्त हुई, अंतिम रूप से समाप्त, अंतिम रूप से समाप्त होती है दास प्रथा। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1848 में दास प्रथा को अंतिम रूप से यहाँ पे क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आ सकता है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब अपने आप को घोषित करता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अगला पॉइंट इसको नोट करने के बाद आप लोग लिखेंगे, नेपोलियन खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित करता है। पूरा क्वेश्चन लिखना, नेपोलियन खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित करता है। ठीक है, नेपोलियन खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित करता है। नेपोलियन सम्राट घोषित होता है कब, होता है 1804 में। नेपोलियन सम्राट कब घोषित होता है, 1804 में। 1804 में नेपोलियन क्या होता है, सम्राट घोषित होता है 1804 में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इसने सम्राट घोषित हुआ तो इसने एक नापतोल के लिए खास प्रकार की प्रणाली अपनाई जो विश्व में फ्रांस की देन मानी जाती है, जिसको बोला जाता है नापतोल की दशमलव प्रणाली। वो नेपोलियन ने ही शुरू की। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नापतोल की यानी चीजों को नापने के लिए दशमलव प्रणाली किस देश की देन है, फ्रांस की। या पूछ सकता है वो किसने शुरू की, तो नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन सम्राट बना और इसने क्या किया, नापतोल की दशमलव प्रणाली चलाई। नापतोल की दशमलव प्रणाली का जन्मदाता यही है, फ्रांस। दशमलव प्रणाली इसने क्या की थी, शुरू की थी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, नापतोल की दशमलव प्रणाली किसने चलाई पूछता है तो फ्रांस ने या नेपोलियन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हेडिंग लिखिए, महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, किस चीज से संबंधित थी। महाद्वीपीय व्यवस्था का मतलब होता है, यानी कॉन्टिनेंटल जो सिस्टम इसने अपनाया था, महाद्वीपीय व्यवस्था, नेपोलियन ने इसको शुरू किया था। किसने किया था, नेपोलियन, फ्रांस ने। ठीक है, नेपोलियन। देखो हुआ क्या था, 1806 ईस्वी में एक बर्लिन में और एक मिलान में एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसके माध्यम से महाद्वीपीय व्यवस्था शुरू हुई। 1806 के, अभी बताता हूँ। ठीक है, 1806 के बर्लिन व मिलान घोषणा पत्र से, बर्लिन व मिलान घोषणा पत्र से, मिलान घोषणा
पत्र से किसकी शुरुआत हुई थी? महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अब आप कहोगे सर ये महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है? देखिए जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी ये ब्रिटेन की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए शुरू की गई थी। ब्रिटेन को मतलब तोड़ने के लिए व्यवस्था आई थी। तो ये किसके खिलाफ थी? इसको नीचे ऐसे लिखो, ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने हेतु, ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने हेतु, आर्थिक रूप से कमजोर करने हेतु एक व्यवस्था लाई गई थी नेपोलियन द्वारा, और नेपोलियन और उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा, जिसके लिए क्या किया था? ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास। क्योंकि जब नेपोलियन अपना शासन फैला रहा था और फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे। आप लोग देखोगे भारत में भी फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे भारत को जीतने में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बताया मैंने कि अमेरिका के स्वतंत्रता में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया लास्ट में, क्योंकि ये सब चाह रहे थे कि विश्व में हमारे भी पहुंचो, हम भी अधिक से अधिक उपनिवेश बनाए। तो ब्रिटेन जैसे ही अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा था तो इसने एक व्यवस्था ले आई नेपोलियन ने, जिसको बोला जाता है महाद्वीपीय व्यवस्था। और इसका उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करना। इसमें क्या प्रावधान किया गया था वो सुनिए। फ्रांस के जितने भी मित्र राष्ट्र होंगे या फ्रांस होगा, वो क्या करेगा? अपने जो बंदरगाह होंगे उन बंदरगाहों में जो उसके पोर्ट होंगे उन पोर्ट में ब्रिटेन के जहाजों को नहीं टिकने देगा, यानी डेरा नहीं डालने देगा। तो इसका ऊपर लिख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन के जहाजों को, ब्रिटेन के समुद्री जहाजों को, ब्रिटेन के समुद्री जहाजों को फ्रांस व उसके मित्र राष्ट्र, फ्रांस व उसके मित्र राष्ट्र, उस टाइम मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? रूस था, प्रशिया था, ऑस्ट्रिया था, ये सब, ठीक है। फ्रांस व उसके मित्र राष्ट्र अपने बंदरगाहों में नहीं रुकने देंगे, बंदरगाहों में नहीं रुकने देंगे, डेरा नहीं डालने देंगे, ये जो भी लिखते हो, ठीक है। ये थी अपने आप में महाद्वीपीय व्यवस्था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। अब देखिए इससे आगे को मेन चीजें क्या होती हैं वो फैक्ट आपको और लिखने। देखिए हैं वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं यहाँ के। पहला तथ्य लिखो, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता की भावना जो है किस क्रांति की देन है? वो आप बताओगे फ्रांस की क्रांति। पहला यहाँ से क्या निकला था? समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा या बंधुत्व, ठीक है, या वह बंधुत्व या भाईचारा, जो भी लिखते हो, ये किस क्रांति की देन है? भाईचारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति की देन है। लिखो कहाँ से आया था ये? फ्रांस से। तो बहुत से देशों ने देखा होगा आपने, समानता की बात की, स्वतंत्रता की बात की और भाईचारे की बात की, बंधुत्व। तो हमारे प्रस्तावना में वर्णना इसमें भी इस टाइप के टर्मोलॉजी दिखेंगे आपको, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वो फ्रांस की क्रांति की देन है। एक बहुत फेमस कोटेशन है, बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जो पेपर में पूछा जाता है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है। किसका स्टेटमेंट है? यह है लुई 14वां, जो कि तानाशाह था। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, वह मेरे शब्द ही कानून है, मेरे शब्द ही कानून है। ये किसका स्टेटमेंट है? लुई 14, लुई 14वां जिसको बोलते हैं, लुई 14, ये इसका स्टेटमेंट है, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द कानून है। किसका स्टेटमेंट में पूछता है तो आप बता देना, लुई 14वें का। बहुत फेमस है, ठीक है। एक कर चलता था यहाँ पे, टैले। टैले क्या है अगर पूछेगा तो भूमि कर। टैली भी क्या होता था? भूमि कर होता था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और यहाँ पे विचारक थे, एक मतलब प्रसिद्ध विचारक हुए, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था, उनका नाम था वाल्टेयर। उसने कहा था कि 100 चूहों के शासन से बेहतर है एक सिंह का शासन, यानी 100 चूहे शासन करें, इससे बढ़िया कि एक शेर शासन करे। 100 चूहों के शासन से बेहतर, के शासन से बेहतर एक सिंह का शासन, एक सिंह का शासन है। ये किसका स्टेटमेंट है? यह है वाल्टेयर का, वाल्टेयर, ठीक है। वाल्टेयर का स्टेटमेंट है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और वाल्टेयर ने लेटर्स ऑन इंग्लिश नामक रचना की थी। इसमें किसमें कहा था ये? लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश, ठीक है। जो भी है लेटर्स ऑन इंग्लिश लिख लीजिए इसको। ये किसने कहा था? वाल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों के शासन से बेहतर एक सिंह का शासन है। वो किसने कहा था? वाल्टेयर ने। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग डालना नेपोलियन, जिससे संभावना है कि क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति से उसी से पूछेगा। तो इसको नोट करने के बाद हेडिंग डाल लीजिए नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में हम थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आपको पूरा समझ आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। नेपोलियन,
लिए ना। बहुत से लोग ये सोचते हैं सर डायरेक्ट पहले ये वाली क्लास फर्स्ट दिन पढ़ा दो, मुझसे नहीं हो पाएगा इतना, मतलब ना हवा हवा वाला। मैं इसको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ा चुका हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही इसके फैक्ट बताने में। तो इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 15 अगस्त 1769 को, और किस जगह पे हुआ वो क्वेश्चन पूछा जाता है। वो अजासियो एक जगह है, कोर्सिका द्वीप की राजधानी। यानी कब हुआ था इसका जन्म? 15 अगस्त 1769 में। और कहाँ हुआ था? एक द्वीप की राजधानी है, द्वीप का नाम है कोर्सिका। उस कोर्सिका द्वीप की राजधानी है अजासियो, वहां हुआ था। ठीक है, तो लिखो कोर्सिको, कोर्सिको द्वीप की राजधानी, पूरा लिखना है इसी प्रकार से, कोर्सिका या कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो, द्वीप आइलैंड आइसलैंड था की राजधानी अजासियो में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अजासियो में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। इसने जो अपनी सैन्य शिक्षा ली थी वो ब्रिटेन की अकादमी से ली थी, यानी ब्रिटेन की अकादमी, ब्रिटिश अकादमी से शिक्षा, ब्रिटिश सैन्य अकादमी से शिक्षा ली थी इसने। ब्रिटेन, इसको ब्रिटिश सैन्य अकादमी से शिक्षा लिख लो, ब्रिटिश सैन्य एकेडमी यानी अकादमी से शिक्षा, अकादमी से इसने क्या ली थी? शिक्षा ली थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके जो पिता का नाम था वो था कार्लो बोनापार्ट। इसके पिता कौन थे? कार्लो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट। कौन था कार्लो बोनापार्ट? नेपोलियन का पिता हुआ करता था कार्लो बोनापार्ट। अब देखिए इसको क्या माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है, ये भी लिख लेना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता इसी को माना जाता है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता। किसको माना जाता है पूछता है, आप लोग बता देना। नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता है, पूरा लिख लीजिए, फिर मैं अगला पॉइंट लिखाता हूं इसमें। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकता है, इसका अन्य नाम क्या था? लिटिल कार्पोरल। इसका अन्य नाम लिख लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट का, उसका था लिटिल या लिटिल कार्पोरल। अन्य नाम क्या हुआ करता था इसका? लिटिल कार्पोरल। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अन्य नाम लिटिल कार्पोरल किसका था? नेपोलियन बोनापार्ट का अन्य नाम लिटिल कार्पोरल था। ठीक है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसका एक बहुत फेमस युद्ध भी इसने लड़ा था, उसको बोलते हैं स्ट्राल्फगर का युद्ध। क्या लिखोगे? स्ट्राल्फगर का युद्ध कब हुआ था? स्ट्राल्फगर का युद्ध, स्ट्राल्फगर का युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध इसने लड़ा था 1805 में। ठीक है, यानी 21 अक्टूबर 1805 को स्ट्राल्फगर का युद्ध लड़ा था। और हुआ किसके बीच था ये? नेपोलियन और इंग्लिश सेना के बीच। तो 21 अक्टूबर 1805 में इसने लड़ा था, और हुआ किसके बीच था? नेपोलियन प्लस इंग्लिश सेना, इंग्लैंड की सेना के बीच। ईएनजी लिख दिया मैंने, आप लोग पूरा लिखना, इंग्लैंड की सेना के बीच या ब्रिटेन की सेना के बीच स्ट्राल्फगर का युद्ध हुआ था 21 अक्टूबर 1805 को। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताया जाता है कि इसके जो लिपजिंग का युद्ध इसने लड़ा था, वो कल मैंने आपको बताया था, वो इसका पहली हार मानी जाती है अक्टूबर 1813 में। तो मैं इसको पॉइंट को यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, लिपजिंग का युद्ध मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। लिपजिंग का युद्ध, लिपजिंग का युद्ध कब हुआ था? लिपजिंग का युद्ध 1813 में आपका लिपजिंग का युद्ध लड़ा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1813 में कौन सा युद्ध हुआ था? लिपजिंग का युद्ध अक्टूबर 1813 में हुआ था। अक्टूबर लिख दो इसको, अक्टूबर। ठीक है, 1813 में। और किसके बीच हुआ था? नेपोलियन और मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन हो गए थे? जैसे रूस था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, पर्सा था। इन लोगों की संयुक्त सेना ने इसको पराजित कर दिया था। तो लिपजिंग का युद्ध लिखोगे नेपोलियन प्लस मित्र राष्ट्र, इनकी संयुक्त सेना ने इसको पराजित किया। मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते थे? रूस लिख लीजिए, प्रसा लिख लीजिए, हंगरी। ठीक है, इस टाइप की जो 3-4 कंट्री थी, रूस, प्रसा, हंगरी, इन लोगों ने इसको क्या किया था? पराजित किया था। एक ऑस्ट्रिया भी लिख लीजिए, आदि। ये मित्र राष्ट्र थे, इन लोगों ने इसको क्या कर दिया था?
पराजित कर दिया था। क्योंकि हो क्या रहा था, ये जैसे जैसे अपने इलाके को जीत रहा था, इसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कर दिया था। तो अब ये मित्र राष्ट्र एक हो गए, इनको अपने शासन को खोने की भी डर लग गई, क्योंकि ये अपने वहां शासन कर रहे थे। इन्हें लगा कि जैसे ये और यूरोपीय देशों को जीत रहा है, वहां शासन कर रहा है, कहीं हमारी भी बारी ना आ जाए। तो ये एक होकर इन लोगों ने लिप्जिंग के युद्ध में पहली बार इसको 1803 में क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए, इसके बाद जो फाइनली ये पराजित होता है वो होता है वाटरलू के युद्ध में। इतना नोट करने के बाद इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो अगला लिख लीजिए वाटरलू का युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना उसको। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन क्या होता है, अंतिम रूप से पराजित होता है। वाटरलू के युद्ध में पराजित, तो वाटरलू का युद्ध, जो वाटरलू है शायद उस टाइम के ये आपका बेल्जियम वगैरह में, अभी के बेल्जियम वगैरह में पड़ता है, वो छोड़ दीजिए, वाटरलू सर्च कर लेना कहाँ पड़ता है। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था अपने आप में कब, 18 जून 1815 को, 18 जून 1815 को। और ये क्यों जाना जाता है, नेपोलियन अंतिम रूप से पराजित हुआ था। नेपोलियन पराजित हुआ था इसी युद्ध में। अंतिम रूप से किस युद्ध में पराजित हुआ था, आपका वाटरलू। और लड़ा किसके बीच गया था, नेपोलियन था एक साइड, और दूसरे साइड से मित्र राष्ट्र। वही मित्र राष्ट्र आपको पता होंगे जो कौन कौन थे, रूस, ब्रिटेन, सब एक हो गए थे। रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह, प्रसा वगैरह, इन लोगों ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसी के साथ नेपोलियन की क्या होती है, पराजय हो जाती है, और उसको सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया जाता है। मैंने कल भी आपको बताया था, उसको किसी द्वीप में भगा दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है। कल पहले बता दिया जाता है मैंने आपको, सेंट हेलेना। और कभी कभी सेंट हेलेना नहीं भी आ सकता है ऑप्शन में, कुछ और एक द्वीप का नाम है, उसको मैं बता दूंगा आपको। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन इसमें क्या हो गया था, पराजित हो गया था। और बताया जाता है कि इसको सेंट हेलेना के द्वीप पे क्या कर दिया था, सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था, यानी वहां भेज दिया गया था इसको। ठीक है, और एक बार ये क्वेश्चन भी मतलब देखा जाता है कि इसको एल्बा टापू पे भी क्या किया गया था, बंदी बनाया गया था। नेपोलियन को किस टापू पे बंदी बनाया गया था, ब्रैकेट में लिखना, नेपोलियन एल्बा टापू पर बंदी बनाया गया था। एल्बा टापू पर बंदी बनाया गया था, पूरा लिखना, नेपोलियन एल्बा टापू पर क्या बनाया गया था, बंदी बनाया गया था। पूरा का पूरा आप लोगों ने लिखना है। अब देखो, ये करने के बाद आप ये मान के चलिए कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो जाता है, नेपोलियन हार जाता है, और एल्बा ये सेंट हेलेना द्वीप में उसको भेज दिया जाता है। अब तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई, किसकी, यूरोप के देशों की। अब वो खुश हो गए, वो जितना चेंजेस किए थे, जितनी क्रांति आई थी, जितनी तानाशाही हो गई थी, अब उनको अपनी सत्ता खोने का डर था। और नेपोलियन जैसे ही पराजित होता है, उनके फेस पे चमक आ जाती है, वो खुशी से झूम उठते हैं, बेहोश नेपोलियन हो गया, शहीद नेपोलियन हो गया, और वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। वो चाहते थे यूरोप में पुरानी व्यवस्था आए, पुराना ढर्रा स्थापित किया जाए, इसीलिए उन्होंने एक सम्मेलन किया, एक आयोजन किया, जिसको बोलते हैं वियना कांग्रेस। उस वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। उस वियना कांग्रेस में फ्रांस को अंतिम रूप से क्या मान लिया गया था, फ्रांस को हार घोषित कर दी थी, यानी फ्रांस की प्रभुसत्ता, यानी फ्रांस की शक्ति जो थी वो समाप्त हो गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन कब हुआ था, वियना कांग्रेस, या तो ऐसे पूछेगा, या वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 1815 में। तो वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद यूरोप के देश आए सामने, उन्होंने कहा यार कहाँ से नेपोलियन आ गया, हमारी पुरानी व्यवस्था को खत्म करके गया, हम फिर से वियना में एक कांग्रेस का सम्मेलन करते हैं। 1815 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ था, और तो आप बताओगे 1815 में। और इसमें क्या माना गया था, फ्रांस की प्रभुसत्ता को अंतिम रूप से खत्म, फ्रांस की प्रभुसत्ता यानी उसकी जो पावर थी, यानी उसकी जो शक्तिशाली मतलब था, फ्रांस की प्रभुसत्ता को समाप्त माना गया। अब उनकी बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, समाप्त माना गया। किससे माना गया, वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन से। कब हुआ था, 1815 में। और फ्रांस की प्रभुसत्ता को यहाँ से क्या मान लिया गया, समाप्त मान लिया गया। और इसी सम्मेलन में क्या कुछ निर्णय निकाले गए, ये बोला गया कि क्रांति को हम कुचल देंगे, अब कहीं भी क्रांति होगी तो उसको नहीं होने देंगे, क्योंकि उनने सबक ले लिया था और उनको पता चल गया था कि अगर क्रांति होगी तो हम लोगों की सत्ता छीन जाएगी, कोई ऐसी ही तानाशाही कर लेगा। और वो नहीं चाहते थे चर्च वगैरह की व्यवस्था खत्म हो। तो इसमें क्या निर्णय लिया गया था, क्रांति होगी तो कुचल दिया जाएगा,
क्रांति को कुचलना इसका एक लक्ष्य था। दूसरा, पुराना जो मतलब किसी का वंश था, वैध राजवंश, उसको आगे बढ़ाना, यानी इसका बेटा शासक वही चलता रहेगा। यूरोप के पुराने वैध राजवंश को आगे बढ़ाना, यूरोप के वैध राजवंश को आगे बढ़ाना, वैध राजवंश को आगे बढ़ाना, ठीक है, ये हुआ था। और शक्ति संतुलन को बनाए रखना, यानी अगर कोई कमजोर राष्ट्र है तो उसके साथ मजबूत राष्ट्र आके बराबर मतलब बैलेंस कर सकता है। शक्ति संतुलन को बनाए रखना, ये सब के सब कहाँ हुए थे? वियना कांग्रेस में। और फ्रांस की प्रभुसत्ता यहाँ से समाप्त हो जाती है। आगे जुलाई 1830 में एक बार फिर से वहाँ जुलाई क्रांति होती है, वो सब छोड़ दीजिए, लिख लीजिए नीचे ब्रैकेट में एक इन्वर्टेड को, मतलब उसमें 1830 में फ्रांस में जुलाई क्रांति भी आएगा नहीं पेपर में, ठीक है। इतना जाके आपका फ्रांस की क्रांति समाप्त होती है। जब इतनी 3 क्लासेज मिलेंगी, जब कॉन्सेप्ट बैठेगा दिमाग में, बताओ कौन सी ताकत ऐसी है जो आपको बेहोश करेगी? मतलब ही नहीं होता। बेहोश और शहीद वो होंगे जो नहीं पढ़ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट तय हैं। अब आप किसी किताब को पढ़िए, अगर फैक्ट छूटा भी होगा ना, आप उसको नोट कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ ये तथ्य छूटा है तो मैं नोट कर लेता हूँ, बस कॉन्सेप्ट है आपके पास है, आप समझ गए क्रांति क्यों हुई, क्रांति के चरण क्या थे, कैसे क्रांति आगे बढ़ी, नेपोलियन कहाँ से आया, उसने क्या किया, यूरोप में उसके खिलाफ क्या आंदोलन हुआ, वियना कांग्रेस क्यों हुआ, महाद्वीपीय व्यवस्था क्यों थी, ये सब आपके दिमाग में फिट हो चुका है। फिर मिलते हैं रूस की क्रांति के साथ अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू।